we discussed about moment of inertia and derived the expression. Moment of inertia जो था वो है analogous of mass as per with our discussion. It provides, yeah, it resists the change in the state of rotational motion. It resists the change of in state of rotational motion. इसको हम बोलते हैं moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखने जाऊं तो हमने डिराइव किया था समेशन ऑफ MI/RI². मेरे साथ सब लोगों ने यही किया होगा डिराइव, समेशन ऑफ MI/RI², राइट. If it is summation of MI/RI², the factors on which it depends, चार फैक्टर्स थे. कोई मुझे बता सकता है व्हाट वर दोस 4 फैक्टर्स? मैं बताऊं? बोलो. मास ऑफ बॉडी, mass of the object, mass of the rigid body, right? size and shape of it, Size and shape of the rigid body, position and orientation of the axis of rotation, basically axis of rotation, yeah, right. Orientation, position and orientation of axis of rotation, फिर distribution of mass, mass distribution, axis of rotation, and fourth is mass distribution. बात सही है, एकदम परफेक्ट बोला. ये किसने बताए थे मुझे चारों पॉइंट्स? रिया पटेल. रिया, वेरी गुड रिया. सो ऑल दी 4 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली राइट. और ये चारों का हमने डिस्कशन भी किया कि मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये फॉर्मूला से देखने से मिल जाता है कि इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा. बट ये दो हमें कैसे पता चले थे? बाय सीइंग दैट टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 48. पेज 48 पे जो आपको टेबल दे रखा था, तो अपने को पता चला एज सून एज द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी चेंजेस, तो अपने को रिंग से अगर डिस्क पे जाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देते हो, रिंग ही है दोनों केसेस में, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है. और अगर मैंने ये लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था तो वो टेबल आपको याद करना है, उसके सारे वैल्यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लर्न करने हैं आपको, कि रिंग के केस में परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, डायमीटर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना. अब मेरे पास एक ट्रिक तो है, मतलब हाउ आई हैव लर्नड इट वो मैं आपको सिखा दूंगी कि मैंने इसको कैसे याद रख रखा है. तो ये क्लास के एंड में कोई मुझे रिमाइंड करवा देना कि मैम प्लीज याद करवा दो कैसे कर रखा है, ठीक है. सो इसके आगे बढ़ूं तो एक और ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, फ्लाईव्हील. मैंने फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ? नहीं. ऑल राइट. फ्लाईव्हील इज अ लार्ज डिस्क. इट इज अ लार्ज डिस्क. अगर डिस्क बहुत बड़ा होगा तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, दोनों ही ज्यादा होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इज वेरी हाई. ये डिस्क कहाँ लगाया जाता है? ये डिस्क लगता है हमारे जो ऑब्जेक्ट्स रोल कर रहे होते हैं ना, रोटेट कर रहे होते हैं, उनके साथ में लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन्स में लगता है ये डिस्क. ट्रेन्स में लगने से क्या होता है कि जब ट्रेन को चलना होता है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है तो रेजिस्टेंस फील होगा, बहुत धीरे 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 स्टार्ट होगी. और रुकना होगा तो भी वो बहुत धीरे 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 स्टार्ट होगी, धीरे 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 रुकेगी, ऐसा होगा. अगर ये डिस्क नहीं होता तो पता क्या होता कि डिस्क है नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ट्रेन ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते वो वहीं पे रुक गई और सारे के सारे पैसेंजर्स धड़ाम. अगर आप एक कंपार्टमेंट में बैठे थे लेफ्ट साइड पे सीट पे, आप जाके राइट साइड में भिड़ोगे, अरे बाप रे, इतना ज्यादा होगा. अगर आप ऊपर की बर्थ पे सोए हुए थे तो सोचो नीचे आके गिर जाओगे. ऐसा चाहिए अपने को? नहीं ना. तो फिर इसीलिए ये फ्लाई व्हील का यूज आता है वहां पे. इट इज अ लार्ज डिस्क प्रोवाइडिंग greater moment of inertia and hence avoid jerky motion of the train. jerky motion, या ऐसा भी बोल सकती हूँ जर्क फ्री मोशन करता है, या स्मूथ कर देता है मोशन को. ये फ्लाई व्हील का काम होता है.
तो आपको ऐसा कभी आ भी सकता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील, सिंस इट इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने यहीं पे डिस्कशन कर लिया उसका. And the last point which I'm going to discuss is radius of gyration. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कहता है? अब रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में देखो, मान लो ये एक मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, मतलब दोनों सेम ही है, मैंने दो अलग अलग सिनेरियो लिए, केस 1 केस 2 करके, ठीक है. और इसके अबाउट पहले तो पूरी बॉडी ऐसे फैली हुई है, ठीक है, मतलब पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हमें दिख रहा है. ये मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका मास है m. इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्रश करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका मास भी m ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास लिया मैंने. आई अज्यूम्ड इट टू बी प्रेजेंट एट वन सिंगल पॉइंट, दैट इज कैपिटल M. ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा क्या ये सेंटर ऑफ मास है? मैं बोल रही हूँ नहीं, ये सेंटर ऑफ मास नहीं, ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, ठीक है, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास. सो पूरे के पूरी बॉडी पे जब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, फैला हुआ था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने फाइंड किया तो आया आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने फाइंड किया तो आया आई. लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही आया. क्या हर डिस्टेंस पे आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हर डिस्टेंस पे, लेकिन जहां पे ये आई आ गया उसके जैसा सेम आ गया, उस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन को बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन. दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन. मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, कोशिश करो मेरे साथ समझने की. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, it is the distance from axis of rotation at which we assume the whole mass of the body to be concentrated and the moment of inertia turns out to be the same. The moment of inertia turns out to be the same as with the actual mass distribution. कि फैला हुआ हो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चला तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आई. तो वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जहां पे ये पॉसिबल है, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन. किसी को डाउट रह गया हो तो रेज हैंड करो, अपने फिर से समझेंगे इसको. हितांशी, एनी डाउट? क्लियर है? यस हेतवी. मैम ये रेडियस ऑफ जायरेशन फिर से समझाओगे? फिर से मैं बता देती हूँ हेतवी. देखो कि अगर मेरे पास पूरा बॉडी होता, जैसे मान लो हेतवी तुमने हाथ फैला के रख रखे हैं शाहरुख खान स्टाइल में, और ऐसे हाथ फैला के तुम्हें एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग गई. तुम्हारा मास है लेट्स से m, और जब तुम्हारा रोटेशन हो रहा है तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, आई आया वो. अब हेतवी तुम्हारा ही मास लेके लेट्स से 40-45 केजीज, अच्छा मेरे जितने नहीं हो गए तो 45, चलो अपने ऐसा लेजिट वैल्यू लेके चलते हैं, 45 केजीज हो आप, और 45 केजीज वाला मास मैंने फैला हुआ नहीं, शाहरुख खान स्टाइल में नहीं, वो एक पॉइंट पे मैंने ले लिया, पूरा का पूरा 45 केजीज एक पॉइंट पे, और तब भी उस एक्सिस के अबाउट जब घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आई. then that distance from axis of rotation is known as radius of gyration. पता चला हेतवी? यस मैम. और किसी को डाउट हो तो बोलो. Excuse me, ma'am. यस Ma'am, so ma'am, M बताना can be please. considered as center of mass only. व्हाट? M can be considered as center of mass only. नो इट इज नॉट. मैंने बोला ना, ये कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास पे होगा. सेंटर ऑफ मास उसका सिमेट्रिक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है रेडियस ऑफ जायरेशन एकदम सेंटर पे होगा. ठीक है, ये तो मेरा अजम्पशन है कि मैंने एक डिस्टेंस पे जाके इसका पूरा का पूरा मास रख दिया. Okay, ma'am.
मैं फिर से आपको इस फॉर्मूला पे लेकर आती हूँ कि अगर यहां तक क्लियर है आपका, तो यहाँ पे जब मैंने समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर लिखा था, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन द रिजिड बॉडी वर वी हैविंग? आयत n पार्टिकल्स, और हम आयत की बात कर रहे थे. यस, इनफाइनाइट. वेरी गुड दृष्टि. इनफाइनाइट पार्टिकल्स वी वर हैविंग. तो ये फॉर्मूला आया था MI/RI स्क्वायर. इस केस में हाउ मेनी पार्टिकल्स आर वी हैविंग? 1 वन. एक ही पार्टिकल है तो उसका मास मैं ले लेती हूँ m, क्योंकि समेशन करने जाऊंगी तो है ही एक, क्या करूं अभी, m. और डिस्टेंस ये होता था डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. कितना डिस्टेंस पे है ये, बता दो बता दो. के आर के डिस्टेंस नहीं, के है रेडियस ऑफ जायरेशन के. तो ये हो जाएगा mk स्क्वायर, द जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mk स्क्वायर. अब मुझे कोई बोलेगा ना रेडियस ऑफ जायरेशन ढूंढने के लिए, देखो आप लोग वो पेज नंबर 48 पे जाओ, आपको रॉड दिख रहा होगा. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मुझे कितना था? ml स्क्वायर बाय 12. ml स्क्वायर बाय 12. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 12. मैं लिख रही हूँ I की जगह mk स्क्वायर. मुझे बोले ना रेडियस ऑफ जायरेशन ढूंढो, तो मैं बोलूंगी I की जगह mk स्क्वायर लिख दो, ml स्क्वायर बाय 12. m से m कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू l बाय रूट 12. ये हमारा आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर द केस ऑफ रॉड. मैम हमने वो रेडियस ऑफ जायरेशन में डिस्का लेके किया था ना, mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर. हाँ, वो रिंग के लिए था, डिस्क के लिए नहीं था, रिंग के लिए था. ओके. हर मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग होगा ना. ये मैंने रॉड का ढूंढ के बताया आपको. ऐसा आप स्फीयर का भी निकाल सकते हो. चलो मुझे स्फीयर का देखो. स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर. मुझे उसका कैलकुलेट करके बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आएगा. यस सुजल. √2/5r. √2/5r. mk स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर था. m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू √2/5 r स्क्वायर का रूट लो तो सिंपली r. क्या आ गया इसका रेडियस ऑफ जायरेशन. अगर आप लोगों को क्लियर है, केशनी आप बड़े डाउट में दिख रहे हो आज मुझे. मैम एक्चुअली ये आगे वाली शायद मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी या मुझे आइडिया नहीं आ रहा है. हाँ, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो केशनी. नहीं मैम, मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, आपने मुझे सेंड किया था वो, बट स्टिल आइडिया थोड़ा कम आ रहा है. अगर डाउट है तो पूछ लो. आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लग रहा है पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगी वो. ठीक है. ओके मैम. जहाँ पे आपको लगे कि ना मैम ये स्टक है, मेरे को बोलो, मैं प्रीवियस वाला जितना भी कॉन्टेक्स्ट देके समझाना पड़ेगा, आई लेट यू नो दैट. ठीक है. और ये बाकी लोग भी वीडियो चालू करो तो आई बी एबल टू सी योर एक्सप्रेशन. भले ही आप नींद में बैठे हो कोई बात नहीं, बाल कैसे भी हो चलेगा, लेकिन वीडियो चालू रखोगे तो अच्छा. ये देखो रिया को देखो, वीडियो चालू करके क्या क्या हरकतें कर रही है ये. हाय हर्ष. हर्ष का तो वीडियो दिख गया मुझे, बाकी विश्वा का भी दिखने लग गया. देव, हरिति. हरिति को देखो, हरिति को सारी ठंड लगी हुई है आज. इसके पहले वाला अपलोडेड है भाई, इसके पहले वाला लेक्चर अपलोडेड है. हितांशी, द्विज, आप लोगों का भी वीडियो चालू हो सकता है. हितांशी ने तो कर भी रखा था. हितांशी ने इसे बंद क्यों कर दिया. ऑल राइट. वीडियो चालू होगा तो आई विल बी एबल टू सी, और मेरे को पता चलेगा. जैसे केशनी का मुझे पता चला देख के उसको, बाकी लोगों का कैसे पता चलेगा, कैमरे के पीछे छुप जाओगे तो. चलो आगे बढ़ते हैं. ये हमारा सेशन 7.4 पूरा का पूरा एंड होता है. ठीक है.
7.5 अब आप लोगों को समझ आने लगेगा ज्यादा बेटर तरीके से। क्यों? क्योंकि अब डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। कॉन्सेप्ट जहां था वहां आप रिलेट करते थे कि ये मैम पहले वाला नहीं पढ़ा हुआ तो इसीलिए नहीं आ रहा, लेकिन डेरिवेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। ट्राई करो, आपको समझ आने लगेगा। कि केशनी आपको नहीं आए, प्लीज स्टॉप मी देयर और आप मेरे से पूछ लेना उस टाइम डाउट। और ये सिर्फ केशनी के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी ट्रू है। जिसको कोई भी डाउट रह जाए प्लीज पूछ लेना, राइट। हमने एनालॉजी वाला टेबल लास्ट टाइम सीखा था। एनालॉजी मतलब हम ट्रांसलेशनल मोशन की क्वांटिटीज लेते थे और बोलते थे जो ट्रांसलेशनल मोशन में ये क्वांटिटी काम कर रही है वही काम ये रोटेशनल मोशन में दूसरी क्वांटिटी कर रही होगी। वो टेबल मैं फिर से आज इन लोगों के लिए रिवाइज करवा देती हूँ ताकि इनको ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो, राइट। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आप लोग प्लीज फटाफट फटाफट मेरी हेल्प करते जाना कि क्वांटिटीज का नाम क्या क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट एक साइड पे मैं स्टार्ट करती हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, Angular Angular displacement. लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर Angular velocity. लीनियर एक्सेलरेशन, Angular acceleration. फोर्स, Torque. लीनियर मोमेंटम। Angular Angular momentum. F is equal to dp by dt. Torque is Tau equal equals to dl by Tau dt. is equals to dl by dt, वेरी गुड। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन है। मास, Moment of inertia. moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। k is equal to half mv square. K equals to half K I is omega equals square. to k is equal to half I omega square, राइट है। v is equal to u plus at. omega is equal to omega naught Omega plus naught plus alpha t. alpha t. Omega naught plus alpha t. v square minus u square is equal to 2as. Omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. Alpha theta. फिर s is equal to ut plus half at square. Theta is ओमेगा equal इक्वल्स to टू omega naught t Theta plus equals to omega naught t plus half alpha t. Half alpha t square, right? Work done is equal to force into displacement. tau into theta. Tau theta. into theta. Work done is equal to tau into theta. Power is equal to force into velocity. Power is equal to Tau into omega. Power is equal to tau into omega. फिर इसके बाद क्या बच गया? हाँ, एक और F is equal to mass into acceleration. Tau equals to I. inertia. So, alpha. और P is equal to M into V. L equals to I omega. Omega. ये इतने सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, अभी तक आपने नहीं देखे। मैं बताऊं कौन से ये और ये 3, 2, 5 और 2, 7 फॉर्मूला हम सेशन 7.5 में डिराइव करेंगे। 7 ऑल 7। तो ये सिंस ऑल 7 हमें डिराइव करने हैं, इसके लिए मैंने आपको बता के छोड़ दिया पहले से ही कि फॉर्मूला वाइज वी आर रेडी। हमें अगर पता है कि ये क्वांटिटीज है, ये इनका एनालॉजी है, तो वी नो कि ये फाइनल आंसर क्या आने वाला है डेरिवेशन में। वी नो दैट। अब वो डिराइव कैसे करेंगे वो डेरिवेशन भी देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन से। 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर हमें 3 इक्वेशंस के बारे में बताना है तो आपने ट्रांसलेशनल मोशन में भी तीनों डिराइव कर रखी है कैलकुलस मेथड से। बहुत इजी था वो डेरिवेशन करना, बहुत इजी। अभी तो फाइंड इजी होता है ना कैलकुलस मेथड करना। सो वही एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? डिनोशंस। v की जगह आ जाएगा ओमेगा, u की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट, s की जगह थीटा, t की जगह t ही रहने वाला है और a की जगह आ जाएगा अल्फा। तो हमारा कंसिडरेशंस क्या आएगा? वी कंसिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस
having initial angular velocity to be omega naught. Having initial angular velocity to be omega naught. Having ये तो हो गया, चलो. Having initial in time interval 0 to t. In time interval 0 to t, it acquires a final velocity omega. It acquires final angular velocity omega under the influence of constant acceleration, constant angular acceleration, या uniform angular acceleration alpha. ये सारे considerations जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको लिखने रहेंगे. Okay? The angular displacement covered in this time interval is theta. So ये 5 चीजें हमारे considerations में include हो जाएगी. इसके बाद फटाफट मैं डेरिवेशन कर देती हूँ. आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो आप मुझे रोक देना, मैं बता दूंगी. मैं स्टार्ट करूंगी. we know that ओमेगा इज इक्वल टू नहीं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. ये तो सबको मालूम होगा. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity per unit time, right? So alpha dt is equal to d omega. ये आ जाएगा हमारा. On integrating both sides, on integrating, ये देखो मैं लिखूंगी कैसे. On integrating both sides, आपको ऐसा नहीं लिखना. On integrating both sides and putting the limits, alpha dt is equal to d omega. अब यहाँ पे किसकी लिमिट्स आनी चाहिए? अल्फा dt के केस में टाइम क्या होंगे? टाइम के लिमिट्स 0 to t. डी ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा. ओमेगा नॉट टू ओमेगा. बहुत इजी था. इसमें अब ये कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगी अल्फा कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा. यहां तक करने के बाद हम आ जाएंगे इंटीग्रेशन के स्टेप पे. dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t फ्रॉम 0 to t और डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा फ्रॉम 0 ओमेगा नॉट टू ओमेगा. सो अल्फा t माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. अल्फा t इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t. सेम स्टेप्स थे डेरिवेशन के, एकदम एग्जैक्ट जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए किया था, वही वाले स्टेप्स. क्या बाकी दोनों कर सकते हो कि मैं करके दिखाऊं? कोई एक भी बोल देगा तो मैं कर दूंगी. अब अगर आप चुप रहोगे तो मैं अज्यूम करूंगी कि आप बाकी दोनों कर लोगे. बाकी दोनों इक्वेशंस आप डिराइव कर लोगे खुद से या मैं करके दिखा दूं? हम दिखा दो ना. आदित्य तुम हो गया क्लास में? मैम मैं दूसरे अकाउंट से आ रहा हूँ, मोरे के नाम से. मेरे को एंट्री दे दो ना, मेरा ये लैपटॉप का बैटरी ड्रेन हो गया इसलिए. ऑलराइट, चलो फटाफट दूसरे दो भी कर देते हैं. वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. जैसे अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी था वैसे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है. सो ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा. बट राइट नाउ आई कैन नॉट इंटीग्रेट क्योंकि ओमेगा चेंजिंग है, वेरिएबल है. पहले केस में अल्फा कांस्टेंट था.
कांस्टेंट था तो मैं बाहर ले सकती थी, लेकिन ओमेगा वेरिएबल है तो चेंजिंग है। अब उसकी जगह इसीलिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आई विल डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हिच इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी dt which is equal to d theta. तो ओमेगा नॉट dt is equal plus alpha t dt is equal to d theta. Again on integrating both sides and putting the limits. So हम बोलेंगे ओमेगा नॉट dt का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा t dt का इंटीग्रेशन प्लस इज इक्वल टू d थीटा की लिमिट इंटीग्रेशन। लिमिट डालो तो यहाँ पे टाइम का 0 टू t, यहाँ पे भी टाइम की लिमिट 0 टू t और यहाँ पे थीटा की लिमिट 0 टू थीटा, ये आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। dt का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t, यस, फ्रॉम 0 टू t प्लस अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर t dt का इंटीग्रेशन t square by t square by 2, वेरी गुड, t square by 2 from 0 to t is equal to d theta का इंटीग्रेशन theta. d theta का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट and theta. So omega naught t plus half alpha t square is equal to theta. Isn't it the second equation? Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Second equation भी हो गया हमारा। Third equation, चलो, alpha, again we know that alpha is equal to d omega by dt on multiplying both sides d theta. Alpha d theta is equal to d omega into d theta by dt. What is d theta by dt? Omega. Omega. So alpha d theta is equal to omega d omega, ऐसा लिख दूंगी मैं, क्योंकि हमारे थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है तो मुझे dt की जरूरत नहीं है, मुझे ओमेगा थीटा इन सब की जरूरत है। On integrating both sides and again putting the limits, अल्फा d थीटा is equal to ओमेगा d ओमेगा। अब आपको लिमिट्स बतानी पड़ेगी भाई, इधर किसकी आएगी लिमिट्स, थीटा 0 to थीटा थीटा की आएगी 0 टू थीटा, और इधर किसकी आएगी ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। सो अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 0 मतलब थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी लिखने पड़ेंगे। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक। सो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा इंटू थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। इधर से 2 कॉमन लेके इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन। डन। हेतवी मैडम, कोई डाउट रह गया आपको तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम, क्लियर है अभी? थोड़ा 7.4 और 7.3 वाला एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं देखा ना, तो ये अभी क्लियर है, पर आगे वाला में डाउट है। बस बस कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। 3 इक्वेशंस क्लियर है अभी? यस मैम। गुड गुड गुड। अभी मैं बोल रही हूँ ना 7.5 के डेरिवेशंस क्लियर हो जाएंगे आपको, जो नहीं आए पूछ लेने का, और वो जो बाकी रहा है वो आप देख लो, उसमें जो भी डाउट रह जाए आप 1-on-1 मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? पर्सनली आप डाउट की तरह पूछ सकते हो। टर्न कर दूं पेज?
Yes, ma'am. नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है वर्क डन बाय टॉर्क। अब वर्क डन बाय टॉर्क के लिए मेरे को चाहिए वर्क डन बाय फोर्स। क्या था वर्क डन बाय फोर्स? Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं? अगर मैं स्मॉल वर्क डन ढूंढ रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा हो रहेगा, तो F इंटू ds। ठीक है, इसको रेप्लिकेट करवाओ। रोटेशनल मोशन में क्या बनना चाहिए? dW is equal to tau d theta. dW is equal to tau d theta. Yes, Dev. Okay. dW is equal to tau d theta. So, अगर ये वर्क डन का फॉर्मूला, तो डिराइव हमें यही करना है, ध्यान रखना। ठीक है, और मुझे आप लोग टॉर्क का भी फॉर्मूला बता के छोड़ दो। टॉर्क के बारे में आपने क्या सीखा था? F or sin theta. RF sin थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट करता था? Angle between. Angle between R and F. एंगल बिटवीन R एंड F। हेतवी, सिंस आपने सेशन 3 पढ़ा हुआ नहीं है, या जितने भी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि RF sin थीटा में R was the position vector, F is the force applied, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। और टॉर्क करता क्या है? अगर टॉर्क नहीं होता तो रोटेशनल मोशन नहीं होता। जिस तरह से फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करता है, टॉर्क लगाने पे बॉडी रोटेट करता है। आई होप मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दिया होगा पहले के मुकाबले, राइट? थोड़ा बेटर हुआ होगा, राइट? चलो, अब डिराइव करने जाऊं तो पहले मेरे को डायग्राम क्लियर होना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम इसी फॉर्म में बनाओगे तो समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। मैं साथ साथ में कंसिडरेशन बोल देती हूँ, साथ साथ में डायग्राम बना देती हूँ। वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating about fixed axis in anti-clockwise direction. We consider a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction. To derive work done by torque, we consider one particle of the rigid body undergoing circular motion. To derive the work done by torque, we consider one particle of the rigid body undergoing circular motion. Since I have considered one particle, the circular motion would be seeming like an arc to me. ये मैंने सिर्फ उसका arc बनाया अभी, मैंने एक पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, मैंने सिर्फ आर्क बनाया। Let initial position of the particle be P. Let initial position of the particle be P. अगर ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। बोथ हरिति एंड केशनी, वेरी गुड। पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। और दृष्टि, आप भी लिपसिंग तो कर रहे थे, बस बोलना नहीं था। सो पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा ये आर वेक्टर। ये आर मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, दिस इज आर वेक्टर। हम बहुत बड़े टाइम की बात नहीं कर रहे, हम बहुत छोटे से टाइम की और बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डीएस की। सो ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, जितना बड़ा ये चेंज इसमें की आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम टी, ये पी डैश पहुंच जाएगा। ये चेंज बहुत छोटा सा है भाई, ये बहुत छोटे सा पार्ट होएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा होएगा। और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अपने को दिख जाएगा कि डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो मैं दिखाऊंगी वो होगा डीएस। डीएस वेक्टर इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको बोलूंगी कैसे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एफ,
under the influence of force F, the particle has reached position P dash such that its angular displacement covered is d theta and its linear displacement covered is ds. फिर से repeat कर देती हूँ. Under the influence of force F, the particle has reached the position P dash such that its angular displacement is d theta and its linear displacement is ds. मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख देती हूँ आगे की साइड, सो दैट मुझे एंगल बिटवीन r एंड f मिल जाए. क्योंकि मैंने देखो ना इसका डायरेक्शन चेंज किया, ना पोजीशन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज किया, सिर्फ उठा के यहाँ रखा ही है और कुछ चेंज नहीं किया है. सो एंगल बिटवीन f and ds would be taken as phi and angle between f and r would be taken as alpha. ये दोनों मैं लिख देती हूँ नीचे ताकि याद रहे ये चीज. Alpha is the angle between f and r and phi is the angle between f and ds. Yes, Vishwa. मैम वो स्टेटमेंट रिपीट करने का बोलना था. कौन सी स्टेटमेंट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. बोल देती हूँ फिर से. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F, the particle has reached the position P dash such that its angular displacement is d theta and its linear displacement is ds. अल्फा है पहला सिंबल और दूसरा है फाई, fi. वैसे phi लिखा जाता है, phi या fi, ऐसा याद रख लो. फाई कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ डिनोशन है एंगल का. मैं इस तरीके से भी एंगल दिखा सकती हूँ, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. मेरे दो क्वेश्चंस है अब आप लोगों से. फर्स्ट, अगर सर्कुलर मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है? इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट इज tangential. Very good. Displacement is tangential. Very good, हेतवी. Tangential. तो ये जो ds मुझे एक्चुअली सर्कल पे दिख रहा है ना, ये सर्कल पे नहीं होगा. मैंने बोला ना ये मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली टेंजेंशियल होएगा हर पॉइंट पे. और ये लग रहा है रेडियस के लॉन्ग. व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट? 90 degree. 90 degree. The angle between radius and tangent is 90 degree. तो do you all agree with me कि ये और ये के बीच में एंगल 90 है, तो फाई प्लस अल्फा मिला के 90 हो जाएगा. किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, सेकंड जो पार्ट था वो था, आप लोगों ने सबने पैरेलैक्स सीखा हुआ है. पैरेलैक्स में लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए. हाँ, पैरेलैक्स में क्या होता था, अगर ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? थीटा इज इक्वल टू L by R. थीटा इज इक्वल टू L by R. अगर ये रिलेशन है यहाँ पे, तो मेरा ये रिलेशन यहाँ पे भी ट्रू होल्ड करेगा. मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि d थीटा इज इक्वल टू ds by R. हाँ. d थीटा इज इक्वल टू ds by R. ये पहले दो मैंने क्यों लिख के छोड़े हैं, ये आप मेरे को डेरिवेशन में जब मैं करूंगी ना तब आपको समझ आएगा क्यों ये दो मैंने लिख के छोड़े हैं. फाइनल कंक्लूजन मेरे को यहाँ तक पहुंचना है टाउ डी थीटा पर. ठीक है, स्टार्ट में करूंगी वर्क डन बाय फोर्स. अच्छा, फॉर्मूला पता है कि लोगों को? व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स? व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स? अरे बताया मैं बहुत बार आप लोगों ने.
वर्क डन बाय फोर्स, मैम ds मैम ds थोड़ी ना होएगा खाली, FS FD cos थीटा। f डॉट ds, वर्क डन बाय फोर्स इज f डॉट ds, अभी लिखवाया था आप लोगों ने मुझसे, ठीक है। अगर f डॉट ds वर्क डन बाय फोर्स है तो मैं बोल सकती हूँ इट इज f ds cos थीटा होता है, जैसा आदित्य ने बोला f ds cos थीटा, बट थीटा वाज द एंगल बिटवीन f एंड ds. What is the angle between f and ds in this case? Phi. Phi. तो dw would be equal to f ds cos phi हो जाएगा। dw is equal to f ds cos phi। मैं क्या कर रही हूं, ये ds की जगह ना मैं r d थीटा लिख देती हूँ। ds is equal to r d theta. So dw is equal to dw is equal to f r d theta cos phi। f r d theta cos phi, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, f r cos phi d theta। अरे 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 देखो खिचड़ी पकती हुई लग रही है क्या, फाइनल स्टेप तक पहुंचने वाले हैं क्या हम। d थीटा आ गया प्ले में, यस वी हैव रीच्ड वन माइलस्टोन, ऐसा है। अब मुझे चाहिए मैम ये r कैसा है, ये रहा ds इज इक्वल टू r d थीटा, तो ds की जगह r d थीटा सब्स्टिट्यूट किया। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे ds r d थीटा कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, ds ओके ठीक है। सो अभी भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। ऑल राइट, डाउट नहीं है तो मैं क्या बोल रही थी कि देखो खुशबू आने लग गई है अभी हमें कि हम अच्छा खाना बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट देयर। टॉर्क के लिए मुझे चाहिए आर एफ साइन थीटा, आर और एफ तो है, साइन कहां से लाऊं। हम cos थीटा के जगह पे मतलब कुछ लगा के cos थीटा निकाल के sin थीटा लेंगे। इन्वर्स कर दो मैम तो वो उसमें 90 माइनस पाई करेंगे तो अल्फा ले अरे भाई हमने पहले ही रेडी कर लिया था ये वाला जुगाड़ भी। फाई इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, एफ आर कॉस 90 माइनस अल्फा। ये तो 10वीं पास वाले बच्चे आए हैं मेरे पास। कॉस 90 माइनस अल्फा कितना बन जाएगा, sin alpha। साइन अल्फा। तो एफ आर साइन अल्फा डी थीटा, और एफ आर साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, tau। टाउ डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, टाउ डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अच्छा, अगर टोटल वर्क डन ढूंढना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इसका 0 टू w और इसका थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। ये हमारा वर्क डन बाय टॉर्क भाई हो चुका है, जो मैंने प्रॉमिस किया था वहां तक डिराइव कर दिया। आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़े फिर से। केशनी ये समझ आया क्या, डेरिवेशन? यस मैम। गुड। हेतवी आपको भी समझ आया क्या? हाँ मैम। पंथ यू ऑल्सो डिडंट अटेंड द लेक्चर, आपको समझ आया ये डेरिवेशन? पंथ चला गया क्या मीटिंग से छोड़ के अपने को? दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो। मे बी ही लेफ्ट। ऑल राइट, चलो
फिर और आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो। अब सिर्फ मेरी स्क्रीन पे 3 वीडियो दिख रहे हैं मुझे, बाकी बाकी सब लोग वीडियो बंद करके बैठ गए। ऐसे थोड़ी न चलता है, वीडियो चालू रखो। दृष्टि, धक्कर, हितांशी गायब हो गए हैं, विश्वा भी गायब हो गई है। सो वर्क डन बाय टॉर्क कर दिया। सिंस मैं अज्यूम कर रही हूँ 10th पास हो तो 9th भी पास हो गए, है ना? ये गलत असम्पशन तो नहीं है मेरा? सो अगर आप लोग 9th पास हो तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो। अच्छा, इसमें सिर्फ 9th की जरूरत नहीं, ये भी जरूरत पड़ेगी कि आप 6th चैप्टर पढ़ के आए हो, और वो नहीं भी पढ़ा तो 9वीं कक्षा पास होनी चाहिए। व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम नोन एज? पावर। पावर। P is equal to dw by dt. Can I write dw की जगह पे tau d theta भी? Yes. dw is tau d theta. Yes. So what is d theta by dt? ओमेगा। Omega. Power is equal to tau omega. The smallest derivation we could ever have. Done. Instantaneous power is equal to tau omega. अब चाहे तो आप वो फॉर्मूला लिस्ट निकाल के देखो। अरे भाई, 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 5 डन, 5 ड्राइव कर दिया हमने। एंड इट वाज नॉट मच ऑफ अ बिग डील आई गेस। अभी तक मेरे को लगता है इससे पहले जो थियरी पढ़ाई थी वो डिफिकल्ट ज्यादा लग रही होगी, डेरिवेशन इजी लग रहे होंगे। सो पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है ये। अगर ये भी क्लियर है तो आज के हम लास्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को छुट्टी। फिर आज के लास्ट, अरे बहुत जल्दी हो गया यार, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इतना जल्दी हो जाएगा। आज तेरे को छुट्टी कैसे मिल गया? तूने टेस्ट मिस कर दिया क्या? मैम जो आप लेक्चर लेने वाले थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप लेक्चर ले रहे तो मैं अटेंड कर लूं, तो मैं टेस्ट दोपहर को लिया। आदित ऐसा। तो फिर चलो, सो नेक्स्ट वी नीड टू डिराइव रिलेशन बिटवीन। मैं फिर से पूछ रही हूँ, मैं नाम लूं उससे पहले आप बता दो। कोई डाउट है तो मैं करवा देती हूँ क्लियर, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये नहीं है कि लैपटॉप के आगे चले जाओ भाई, हरिति भाग के कहीं जाने वाली है, नहीं है। आगे बढ़ते का मतलब हम आगे सेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट वी नीड टू डिराइव रिलेशन बिटवीन, क्या था नेक्स्ट डेरिवेशन? टॉर्क। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम dw ओनली। वर्क डन बाय टॉर्क इज गिवन बाय टाउ डी थीटा। अच्छा नहीं, पहले ये नहीं, पहले कंसिडरेशन बोलेंगे। वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टू डिराइव द रिलेशनशिप, नहीं फिर इसके बाद ये कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, वी नो दैट करके लिख देंगे। वी नो दैट dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। We know that dw is equal to tau d theta. So dw by dt would be equal to, yes. सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट वो फर्स्ट स्टेटमेंट आप धीरे से रिपीट करोगे? धीरे से रिपीट कर देती हूँ। We consider a rigid body. We consider a rigid body rotating about fixed axis.
We consider a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction. Okay, ma'am. Thank you. Done? Chalo. So, यहाँ तक हो गया तो we know that dw is equal to tau d theta, dw by dt is equal to tau d theta by dt. What is d theta by dt? ओमेगा ओमेगा। ओमेगा। आप बोलोगे मैम एक ही चीज कितनी बार पूछोगे? dw by dt is tau ओमेगा। ये याद करवाने के लिए होता है, बार बार पूछने से क्या चीजें याद हो जाती है। इसको मैं बोल दूंगी फर्स्ट इक्वेशन। आप बोलोगे मैम यहाँ पे पावर क्यों नहीं लिखा? मेरे पर्सनल इंटेंशन है उसके पीछे, नहीं लिखूंगी मैं पावर। मेरे को डिराइव कुछ करना है तो मैं पावर नहीं लिखूंगी। ठीक है, वही वाला सेम स्टेप मैंने फॉलो किया है, बट मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया। इसके आगे वाला स्टेप करने के लिए मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में? 2x 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में? टू एक्स dx by dt। अरे वाह, लोगों को पता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। चेन रूल कहते हैं हम इसको। हमने थर्ड चैप्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया था, चेन रूल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं उसी के रिस्पेक्ट में करूं तो सिंपली 2x, बट अगर किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है तो हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो पहले करना ही पड़ेगा, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज व्हाट वी कॉल चेन रूल। आप लोगों को पता है मैम, आप अगर बीच में ये बता रहे हो मतलब यूज तो होने वाला है ये कहीं पे। कहाँ यूज होएगा, बस वो जल्दी जल्दी बता दो आप हमें, तो हमें भी शांति मिल जाए। तो हम बोलेंगे कि स्टार्ट करेंगे के से, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। क्या था फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन का? हाफ आई ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। On differentiating it with respect to time, dk by dt is equal to d by dt of half I omega square। क्या हाफ टाइम के साथ चेंज होता है क्या? हाफ नहीं, No. कांस्टेंट है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं, वो भी कांस्टेंट है। क्या ओमेगा टाइम पे डिपेंड करता है? Yes, it does. So we need to differentiate omega with respect to time, omega square with respect to time। दिख गया ना अब कहाँ यूज करने वाली हूँ मैं ये? तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बता दो अभी। 2 ओमेगा d ओमेगा by d upon dt। लो जी, हमें मिल गया 2 से 2 कैंसिल, आई ओमेगा। व्हाट इज डी ओमेगा बाय dt? अल्फा। हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करता है? वर्क डन इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर छोटा सा वर्क डन हुआ होगा तो छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया होगा। dw इज इक्वल टू dk। dw इज इक्वल टू dk है तो dw by dt मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू dk by dt। इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर। टाउ ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा। ओमेगा से ओमेगा भाई साहब निकल लिए, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या यही डिराइव करना था क्या? हमारा 6th फॉर्मूला ये भी डन। मैम वो लास्ट पेज दिखाओ ना 2 मिनट। ये लो भाई, ये दिखाऊंगी बस।
डन मैम। So this completes our session, our today's session, not session 7.5. This completes our today's session. आज हम यहीं तक करने वाले हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक डेरिवेशन